हेलो एवरीवन, दिस इज अवर फोर्थ सेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ और उस समय राष्ट्रवादियों का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या प्रत्युत्तर रहा, इसको समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि विश्व युद्ध जो पहला वाला हुआ था 1914 से 1919 तक चलता है, इसमें कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें जो ब्रिटेन था जिससे हमें लड़ाई करनी थी, उसने अलाई किया था फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली और जापान के साथ। और विरुद्ध में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। यानी कि ब्रिटेन ने फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली और जापान के साथ मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के विरुद्ध लड़ाई करने का यहाँ पर प्रयास किया था। तो इस संबंध में इस युद्ध के बारे में 3 प्रकार के विचार हमारे भारतीय राजनीति में उभर कर सामने आते हैं। जो मॉडरेट्स थे उनका मानना था कि हमें ब्रिटिश एम्पायर का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा निष्ठा का विषय है, हमारा निष्ठा होनी चाहिए ब्रिटिश सरकार के बारे में, क्योंकि वही यहाँ के सम्राट हैं। दूसरी ओर जो एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप होता था जिसमें कि तिलक जी भी सम्मिलित थे, उनका ये सोचकर सपोर्ट करने का मानना था कि इसके बाद जब ब्रिटेन की हम लोग मदद करेंगे तो ब्रिटेन वुड रीपे इंडियाज लॉयल्टी। तो अगर हमारा यहाँ पर लॉयल्टी हम प्रदर्शित करेंगे तो हमें इसके बदले में सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर सुधार के पक्षधर थे और इसी नाते सपोर्ट करने की बात करते थे। तीसरा एक होता था रिवॉल्यूशनरी का ग्रुप, जिसका ये मानना था कि एक ऐसा मौका है ये कि जहां पर हम लोग अपनी बातों को मनवा सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर। तो इस युद्ध के समय में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और लीवरेज कर सकते हैं कंट्री को। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर आल्सो करीड थ्रू द गदर पार्टी नॉर्थ अमेरिका। गदर पार्टी जो थी नॉर्थ अमेरिका में एक्टिविटी कर रही थी। बर्लिन कमेटी यूरोप में एक्टिविटी कर रही थी। साथ ही साथ सिंगापुर में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं उसी समय। अब समझ लेते हैं हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट्स को। ये जो होम रूल लीग होता था, ये आयरलैंड की होम रूल लीग से प्रेरित होता था। सबसे पहली बात ये हो गई। और यहाँ पर इमरजेंस ऑफ द न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिसी, यानी कि एक अलग प्रकार की जो उग्रवादी राजनीति है यहाँ पर ये देखने को मिलती है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स की अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो तिलक और एनी बेसेंट दो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया और इनको ये पायोनियर्स यानी कि प्रणेता के रूप में माना जाता है हिंदुस्तान में होम रूल लीग के बारे में। तो इसका आखिरकार उद्भव क्यों हुआ? फैक्टर्स लीडिंग टू दी मूवमेंट, इसका उद्भव क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एक सेक्शन था हमारा राष्ट्रवादियों का जिसने महसूस किया कि एक पॉपुलर प्रेशर जरूरी है, एक लोकप्रिय दबाव बनाना जरूरी है सरकार के ऊपर, जिससे कि हमें कुछ कंसेशन मिल सके सरकार से। इसके अलावा जो मॉडरेट्स थे उनका मोह भंग हो जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। उन्हें लगता है कि हमें कुछ खास प्राप्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। पीपल वर फीलिंग द बर्डन ऑफ, देखिए यहाँ पीपल जो थे, जो वॉर टाइम क्राइसिस हुई, लोगों के ऊपर के बारे में टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे कि उनका जो खर्चा था वहां पर युद्ध में एक्स्ट्रा हो रहा था। तो यहाँ पर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है और जो वस्तुएं थी उनका फिर प्राइस बढ़ गया और जनता और ज्यादा बेहाल हो जाती है। तो ऐसे में जनता का भी मोहभंग यहाँ पर देखने को मिलता है। The war being fought among the major imperialist power, तो ये सभी उपनिवेशवादी शक्तियां अपने हितों के लिए लड़ रही थी, जिसने की एक्सपोज द मिथ ऑफ द वाइट सुपीरियरिटी, जो श्वेत वर्चस्वता का जो सिद्धांत होता था, इसको यहाँ पर ये लोग खुद ही अपने कृत्यों से चुनौती देते दिखाई देते हैं। और भारत के लोगों को पता चलता है कि सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स हैं एक ही प्रकार के हैं, सारे उपनिवेशवादी शक्तियां एक ही प्रकार की हैं, सबके हित एक ही हैं। इसके अलावा जो तिलक जी थे वो 1914 में छूट जाते हैं और वो यहाँ पर आके मॉडरेट से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं एक आयरिश होम रूल लीग जैसा एक मूवमेंट यहाँ पर चलाया जाना, जिससे कि हम मांग करेंगे रिफॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हम प्रशासन में सुधार की मांग करेंगे, नॉट द ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट, ना कि सरकार को पूरी तरह से हटाए जाने की हम मांग करेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो वायलेंस था, जो इसके पहले हमारी जो वायलेंस आधारित जो हमारी राजनीति थी, उसने हमको क्षति ही पहुंचाई है। रिटार्ड द पेस ऑफ द पॉलिटिकल प्रोग्रेस इन इंडिया। He urged all Indians to assist the British government in this hour of crisis. उन्होंने कहा कि इस समय हमें थोड़ा सा मदद करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है।
मतलब इनका ये मानना था कि अभी थोड़ा सा मदद कर देंगे तो हमें बाद में सेल्फ रूल या ऐसा कुछ मिल सकता है। एनी बेसेंट द आयरिश थियोसोफिस्ट बेस्ड इन इंडिया सिंस 1896 हैड डिसाइडेड टू enlarge द स्फीयर ऑफ हर एक्टिविटीज। तो ये जो एनी बेसेंट मैम थी, ये 1896 में इंडिया में आती हैं और इनका मानना था कि हम अपनी गतिविधियों को यहाँ पर भी लागू करें, जो कि आयरलैंड में चला रही थी, इसको यहाँ पर भी लागू करके अपना स्फीयर बढ़ाना चाहती थी और यहाँ पर होम रूल लीग चलाना चाहती थी। द लीग्स, यहाँ पर एक लीग नहीं 2 लीग की स्थापना होती है, तो द लीग्स यहाँ पर इसीलिए एस लगाया गया है। By early 1915, Annie Besant had launched a campaign to demand self-government for India and after the war on the lines of the White Colony। इन्होंने बोला कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाए तो यहाँ पर जैसे कि श्वेत कॉलोनियां होती हैं, अंग्रेजों की जो अन्य कॉलोनियां हैं, उसी प्रकार हमें यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात इन्होंने कही, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड यहाँ पर रखी। और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर इनके होते थे, एक होता था न्यू इंडिया और एक दूसरा होता था कॉमनवेल्थ। इन दोनों के माध्यम से इन्होंने अपनी बातें बहुत मुखरता से सामने रखी। इसके साथ ही साथ तिलक की लीग की स्थापना होती है अप्रैल 1916 में तिलक की लीग की स्थापना होती है, जो कि केवल महाराष्ट्र तक सीमित थी। हालांकि इसमें जो बॉम्बे सिटी थी वो नहीं सम्मिलित था और कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस और बरार भी इसमें आते थे। ठीक है, महाराष्ट्र, बॉम्बे नहीं है, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस जो हमारा यूपी है अभी वो, और बरार, ये सारे तिलक की लीग के अंतर्गत आते थे। दूसरी और बेसेंट की लीग शुरू होती है, जो कि शुरू हुई सितंबर 1916 में। ध्यान देने वाली बात है, तिलक की पहले आई है अप्रैल में और मैडम की बाद में आई है 1916 में। और ये इनका जो हेडक्वार्टर था मुख्य रूप से मद्रास से संचालित होती थी इनकी लीग, और एंड कवर द रेस्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे। तो बॉम्बे में भी इन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था और इसकी 200 से अधिक ब्रांचेस होती थी, 200 ब्रांचेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। द होम रूल लीग प्रोग्राम, तो होम रूल लीग का कैंपेन का मोटो क्या था, क्या चाहते थे ये देख लेते हैं। इनका एम था टू कन्वे द कॉमन मैन द मैसेज ऑफ होम रूल एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी जो डिमांड है, इसकी जो समझ है, ये साधारण लोगों में विकसित करना, ऐसा इनका विश्वास था। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हो जाती है तो इसने इनका काम और आसान कर दिया और एडवांटेज इनको प्रदान किया। इसमें बाद में कई सारे जो जाने माने नेता होते थे भारत के वो जुड़ जाते हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई भूला भाई देसाई और जैसे भूला भाई देसाई, CR दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय। कौन कौन हो गए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दोनों पिताजी और बेटाजी। भूला भाई देसाई, इनका नाम एक जगह और आता है, इंडियन जो बोस की थी ना INA, तो इसके खिलाफ जो केस लड़ा गया था उसमें इनका नाम आता है। CR दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय, ये सब भी इसमें होम रूल लीग में बाद में सम्मिलित हो जाते हैं। गवर्नमेंट एटीट्यूड, गवर्नमेंट का क्या रुख था यहाँ पर ये देख लेते हैं। तिलक डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द पंजाब एंड दिल्ली, तिलक को प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई पंजाब और दिल्ली में। और जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सभी साथी, जिसमें कि सम्मिलित थे VP वालिया जी, जॉर्ज अरुंडेल, इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही साथ जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि शिव जी जो हमारे थे, उन्होंने अपनी वाइफ को 52 पीसेस में इसलिए काट दिया था जिससे कि उनकी 52 वाइफ्स हो जाएं। तो ऐसा कह के वो समझाना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे कि अगर मैडम जो है एनी बेसेंट की बातों पर चलेंगे तो ऐसे तो इंडिया के भी ऐसे कई टुकड़े हो जाने हैं। उनका एनी बेसेंट का मतलब यही हाल हुआ है, मतलब छितर बितर हो गई हैं। Why the agitation faded out by 1919? 1919 आते आते आखिर क्यों ये होम रूल मुद्दा जो था, मूवमेंट था, वो कमजोर क्यों पड़ गया, इसे समझ लेते हैं। द लैक ऑफ द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रभावी संगठन का अभाव होता है। सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं 1817 से 18 के मध्य कुछ सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं, तो लोगों में वैमनस्यता उभर जाती है और कई सारे जो मॉडरेट्स थे वो जो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को एनी बेसेंट के अरेस्ट के बाद, वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं by the talk of reform and Besant release. Moderates who had joined the Congress after Annie Besant arrest were pacified by talk of the reform and Besant release. यानी कि जो मॉडरेट इसमें ज्वाइन किए बाद में,
ठीक है, एक लोग ज्वाइन किए, उसके बाद बेसेंट को हो गई जेल, तो काफी निराश हुए। हालांकि बाद में क्या हुआ कि कुछ रिफॉर्म दे दिए गए, जैसे कि 1919 वाला ही रिफॉर्म था। इसके अलावा बेसेंट जो थी वो भी छूट जाती हैं, तो एक प्रकार से काफी एक इनको मिल गया कि अच्छा चलो हो गया हमारा। टॉक ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, जो निष्क्रिय प्रतिरोध की जो अवधारणा थी, उसको भी बाय द एक्सट्रीमिस्ट केप द मॉडरेट अवे। तो इसके थ्रू जो मॉडरेट थे वो अपनी दूरी बना लेते हैं कि यार ये लोग तो पैसिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट इससे दूर हो जाते हैं। फ्रॉम सितंबर 1918 एंड ऑनवर्ड, सितंबर 1918 से ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म फिर आ जाता है, और विच बिकेम नोन इन जुलाई, जुलाई 1918 में इसकी बात होने लगती है। फर्दर डिवाइडेड द नेशनलिस्ट रैंक, तो यहाँ पर भी दो प्रकार की बातें होने लगती हैं कि यार कुछ लोग संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ लोग असंतुष्ट रहेंगे। तिलक हैड टू गो अब्रॉड, अब तिलक जी पर केस चला दिया था वैलेंटाइन शिरोल जी ने, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये हैं इंडियन अनरेस्ट के जनक। तो वो वाला केस जब इन्होंने चला दिया तो इसको केस लड़ने इन्हें जाना पड़ा। While Annie Besant को क्या हुआ, Annie Besant vacillated over her response to the reform and her technique of the passive resistance, ये खुद ही अपने आप में कंफ्यूज नजर आती हैं, ये सोच रही होती हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और जो रिफॉर्म है उससे भी सोचती हैं कि अच्छा कुछ रिफॉर्म तो हो ही गया है। पॉजिटिव गेन्स, आखिर इससे क्या प्राप्ति हुई ये देख लेते हैं। मूवमेंट शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम द एजुकेटेड एलाइट टू द मासेस, जो एक शिक्षित वर्ग था, एलीट वर्ग था, वो उससे अभी आंदोलन को लेके जाते हैं मासेस तक, साधारण आदमी तक। एंड परमानेंटली डिफ्लेक्टेड द मूवमेंट फ्रॉम द कोर्स मैप्ड बाय द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स ने एक प्रकार का जो अपना विचार शुरू में सोचा था उससे ये पूरी तरह से अलग प्रकार से इस लीग को ले जाते हैं और राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री, ये टाउन और कंट्री के बीच में एक जुड़ाव बनाते हैं, विच हैज टू प्रूव क्रूशियल इन लेटर। तो बाद में जब मास का रोल बढ़ता जाता है, हम देखते हैं कि गांधी जी के समय एक पूरा गांवों में रहने वाली जनता का जुड़ाव काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, तो इसका बेस कहीं ना कहीं यहीं पर दिखाई देता है, क्योंकि ये मास को जोड़ने का इन्होंने काम किया। इट क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ एर्डेंट जुझारू नेशनलिज्म, मतलब कि एक प्रकार से जुझारू राष्ट्रवादियों की एक जनरेशन नई तैयार करी। प्रिपेयर द मासेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन स्टाइल, गांधी जी के तरीके से जनता को लड़ने में ट्रेन किया। इसके अलावा 1917 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म आया, वो भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा दबाव बनाए जाने का ही नतीजा था, इन्हीं से प्रेरित था। एफर्ट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट टुवर्ड द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन, 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है, तो उसमें माना जाता है कि तिलक जी और एनी बेसेंट जी का बहुत ज्यादा रोल था, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका काम रहता है यहाँ पर। होम रूल लीग मूवमेंट लेंट अ न्यू डायमेंशन, इन्होंने एक नई दिशा और दशा प्रदान कराई भारतीय राष्ट्रीय सत्ता संघर्ष को। लखनऊ सेशन को समझ लेते जो कि 1916 में हुआ था, इसको हेड किया था अंबिका चरण मजूमदार यानी कि AC मजूमदार जी ने। और यहाँ पर इनका मानना था कि जो हमारी पुराने जो मतभेद थे वो अब बिल्कुल मीनिंगलेस हो गए, उनका कोई मतलब अब रह नहीं गया है। बोथ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज दैट द स्प्लिट हैड लेड टू द पॉलिटिकल इनएक्टिविटी, इन दोनों का मानना था, नरम दल वालों का, गरम दल वालों का, दोनों का मानना था कि हम लोगों के बीच जो स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत में, उससे काफी ज्यादा निष्क्रियता बनी और वो अब सही नहीं है, हमें एक हो जाना चाहिए। एनी बेसेंट और तिलक ने भी अपना काफी ज्यादा एफर्ट यहाँ पर दिखाया इन लोग को जोड़ने में। और साथ ही साथ एक दुखद बात भी थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए सार्थक हो रही थी कि दो जो मॉडरेट हमारे मेन होते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी और फिरोज शाह मेहता जी, इन लोगों की डेथ हो जाती है, जिससे कि इन लोगों का जो रीयूनियन था वो काफी ज्यादा सहज रूप से हो पाता है। लखनऊ पैक्ट होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी, जो हम लोगों ने अभी पहले देखा ये वाला, ये होता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच, और जबकि ये वाला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो लीग और जो कांग्रेस थी, ये लोग एक साझा डिमांड पर राजी हो जाते हैं और एक कॉमन डिमांड रखने की बात अब करते हैं, यहाँ पर ये बातें उभर के आती हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे ये देखना होगा कि आखिर लीग का जो माइंडसेट था वो क्यों बदला, अब यहाँ पर ये क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, जी यूनियन के लिए क्यों राजी हो रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन ने मना कर दिया था टू हेल्प टर्की, तुर्की की मदद करने से मना कर दिया था बाल्कन वार के दौरान ब्रिटेन ने, समझ रहे हैं आप, मतलब कि एक युद्ध हो रहा है, बाल्कन का युद्ध हो रहा है 1912 से 1913 के दौरान, जिसमें कि इंडियन जो मतलब भारतीय मुस्लिम थे ये कहते हैं कि आप तुर्की की मदद करो, पर ब्रिटेन ने मना कर दिया।
ठीक। तो इससे जो भारतीय मुस्लिम थे वो नाराज हो जाते हैं। एनुलेमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया था उसको भी इन्होंने हटा लिया है 1911 में। इससे भी वो मुस्लिम जो थे वो खफा हो जाते हैं, जो कि चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो जाए और सपोर्ट करते थे इस चीज को। Refusal of British government in India to set up a university at Aligarh with the power to affiliate college all over the India। एक डिमांड उठी थी कि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसके पास एक शक्ति हो कि वो पूरे भारत में और कॉलेजेस को अपने से एफिलिएट कर सके। इसकी भी डिमांड को मना कर दिया था सरकार ने। इसके अलावा जो नए लीग के मेंबर्स होते थे यहाँ पर, उनका भी टर्निंग टू दी बोल्डर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, वो और ज्यादा मतलब जुझारू राजनीति में कूद रहे थे। एंड ट्राई टू आउटग्रो द लिमिटेड पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ अलीगढ़ स्कूल, अब इसको अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे, सीमित नहीं रखना चाहते थे। द कलकत्ता सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1912 में कलकत्ता सेशन होता है लीग का। ध्यान रखना है कि ये लीग का है, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात रखी कि हमारी जो एकता है सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, अगर कोई भी ऐसा कृत्य है, कोई भी पार्टी अगर ऐसी है कि जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हमसे एक होना चाहती है, तो हम उनसे एक हो जाएंगे, बशर्ते हमारे हितों को कोई समस्या ना हो। समझ रहे हैं आप, मुस्लिमों की हितों को कोई अगर कष्ट ना पहुंचे तो हम एक हो सकते हैं, अगर बात सेल्फ गवर्नमेंट की हो रही है। वो कहते हैं वर्किंग विद अदर ग्रुप फॉर अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सूटेड टू इंडिया प्रोवाइडेड इट विद नॉट come in conflict with its basic objective of the protection of and the interest of the nation Indian Muslim। भारतीय जो मुस्लिम है उनके हितों को अगर क्षति ना पहुंच रही हो और सेल्फ गवर्नमेंट हमें मिल रहा हो, तो हम किसी और ग्रुप से जुड़ना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सिमिलर टू दी दैट ऑफ कांग्रेस ब्रॉट बोथ साइड टू क्लोजर, यानी कि जैसा कि सेल्फ गवर्नमेंट की कांग्रेस बात कर रही थी, वैसी ही बात इन्होंने भी कर दी और दोनों लोग नजदीक आ गए। यंगर मुस्लिम्स वर इन्फ्यूरेटेड बाय द गवर्नमेंट रिप्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे युवा मुस्लिम होते थे, इन्होंने जो गतिविधियां करी, इनका काफी अच्छे से यहाँ पर रिप्रेशन होता है, दबाया जाता है इन गतिविधियों को, जिससे कि ये भी नाराज थे, तो ये भी यहाँ पर इससे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जो मौलाना आजाद थे, इनका एक पेपर होता था अल हिलाल, याद रखना है, और मोहम्मद अली का कॉमरेड, ये भी याद रखना है। इनको भी काफी ज्यादा दबाया गया था। while the leaders such as Ali brother मौलाना आजाद and हसरत मुहानी फेस्ड इंटरमेंट, इन लोगों को भी सजाएं दी गई और इसी तरह जो पेपर होता था इसे भी दबाया गया था। दिस जनरेटेड एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द यंग पार्टी, तो जो यंग पार्टी जो होती थी, इसमें एक ब्रिटिश विरोधी और उपनिवेशवादी विरोधी एक भावना उभरती है। द नेचर ऑफ द पैक्ट, इसकी प्रकृति क्या थी, इस जो समझौता हुआ था इसकी प्रकृति क्या थी। इसमें यह माना गया कि गवर्नमेंट विल डिक्लेयर इट वुड कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियन एज अर्ली एट डेट। माना गया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो बहुत ही जल्दी भारतीयों को सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन दे देगी। रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट द सेंटर हॉल एज अ प्रोविंशियल लेवल शुड बी फर्दर एक्सपेंडेड विद एन इलेक्टेड मेजोरिटी। इन्होंने बोला यहाँ पर कि इलेक्टेड मेजोरिटी को रखते हुए प्रांतीय स्तर पर जो विधायिका है उसको बढ़ाया जाएगा और एंड मोर पावर गिवन टू देम, उनको और अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधायी परिषद है, उनका जो टाइम है उनको 5 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। सैलरी जो है भारत सचिव की, उसको इंडिया से शुड बी पेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी, ब्रिटिश का जो खजाना है उससे पे किया जाए, ना कि उसको भारत के फंड से लिया जाए। हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द वायसराय एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है और प्रांतीय जो गवर्नरों की क्रांतिकारी परिषद है, उसमें कम से कम आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए। क्रिटिकल कमेंट्स, इसकी आलोचना अगर करनी हो तो क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। तो लखनऊ पैक्ट्स की जो डिमांड थी वो एक सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड वर्जन थी मॉडल रिफॉर्म का। जैसे कि मॉडल रिफॉर्म जो था वो क्या बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है कि सीट्स बढ़ा देना और ज्यादा प्रतिनिधित्व दे देना। तो बस एक प्रकार से ये उसी का एक्सपेंशन है थोड़ा सा, और कुछ खास यहाँ पे प्राप्ति नहीं है। दिस वॉज अ मेजर लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। सबसे ज्यादा कड़ी आलोचना इसी आधार पर की जाती है कि जो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था उसका ऑरिजिन, उसका अंकुर यहीं से फूटा था। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू
places the nationalist by declaring its intention to grant self government to Indians। अब यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट की बात यहाँ पर ये लोग कर जाते हैं, जो कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिफॉर्म है उसके अधीन स्वीकार किया गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट और अगस्त 1917 ये देख लेते हैं हम लोग। तो उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, सैमुअल मॉन्टेग्यू। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो जिसे कि इसी से मतलब उभरता है बाद में हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, विच शुड बी नोन एज द अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। इसको अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बोला गया द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, मतलब कि भारतीयों का जो सदस्यता है, भागीदारी है, इसको बढ़ाने की हमारी पॉलिसी है। इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की सभी शाखाओं में। एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, धीरे धीरे हमें स्वशासी संस्थाओं का विकास करना है। विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाएंगे इन इंडिया, भारत में भी, जैसे कि भारत जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया। रिफॉर्म वर नॉट इंटेंडेड टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला था, बस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर एक अंतर है। रिस्पॉन्सिबल कोई हमारे ऊपर रूल करे, वो अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो क्या कहलाएगा, उत्तरदायी शासन। जबकि अगर कोई हमारे ऊपर रूल ना करे, हम अपना रूल खुद कर रहे हैं, ठीक है, खुद रूल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये उभर कर सामने आया कि ये लोग जो बात कर रहे थे ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात केवल कर रहे थे। भारतीयों का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शन था, भारतीयों के यहाँ पर दो ऑब्जेक्शन दिखाई देते हैं। पहला ये कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था, इन्होंने बोल दिया कि ग्रेजुअली करेंगे। अब ग्रेजुअली भाई कितने सालों बाद करोगे, कुछ तो बताओ, तो यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया था। गवर्नमेंट अलोन वाज टू डिसाइड द नेचर एंड द टाइमिंग ऑफ द एडवांस टुवर्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो इसके बारे में टाइमिंग कैसी हो, कब ये आएगा, किस प्रकार की इसकी प्रकृति होगी, ये सारा कौन निर्धारित करने वाला था, केवल ब्रिटिश ही निर्धारित करने वाले थे। एंड द इंडियंस वर रिस्टेंटफुल दैट द ब्रिटिश, तो जो भारतीय थे उनको काफी ज्यादा भागीदारी यहाँ पर नहीं मिलने वाली थी इसके निर्धारण में। इमरजेंस ऑफ गांधी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें प्लीज। ओके, थैंक यू।